हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन अब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो पहले हमें पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविज़न। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये मतलब इमरजेंसी वाला जो प्रोविज़न है, ये कौन से पार्ट में दिया गया है? ये पार्ट 18 में, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के बीच में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर इन्विस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के इमरजेंसी के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे 3 टाइप्स के इमरजेंसी कौन कौन से? नेशनल, प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। द इमरजेंसी प्रोविज़न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंस्पायर्ड बाई विच कंट्री। तो हमारी कंट्री का जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, ये कौन से कंट्री से इंस्पायर्ड है, कौन से कंट्री के तरह है, ठीक है। वो है जर्मनी के तरह, ठीक है। हु सेड दैट द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज चीटिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि, या फिर किसने कहा कि हमारी जो कंट्री में जो प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी लगाने का जो पावर है, ठीक है, वो एक तरीके से चीटिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी स्टेट से उसको रूल करने का पावर छीन रहे हैं, ठीक है, अगर उस पर प्रेसिडेंट रूल लगाए तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं कि पावर को सेंट्रलाइज करने का काम करें, ठीक है। तो ये कहा था KM नाम्बियार ने, है ना, KM नाम्बियार में। अब दोनों हम पढ़ते हैं अलग अलग इमरजेंसीज को। पहला है नेशनल इमरजेंसी। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट एनी पार्ट ऑफ इंडिया और होल ऑफ इंडिया। तो हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बोला गया कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो हम पूरे इंडिया पे भी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बोला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो कौन से आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 352 में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी किस में? आर्टिकल 352 में। एज पर द आर्टिकल 352 हु इज़ एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग ऐसा थोड़ी इमरजेंसी कोई भी लगा देगा, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो पावर है वो किसके पास है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसको डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी। एज पर आर्टिकल 352 व्हाट ग्राउंड्स इज द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज बाय द प्रेसिडेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट का जब मन हुआ तब लगा देंगे वो स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी या फिर कोई भी टाइप का इमरजेंसी। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगाना है प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो उसमें क्या सिचुएशन क्या होना चाहिए? या तो हमारी कंट्री का किसी के साथ वॉर हो रहा हो, ठीक है, या फिर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर क्या हो कि कंट्री के अंदर ही आर्म्ड रेवेलियन हो, ठीक है। तो इस केस में ही नेशनल इमरजेंसी लग सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। What is the time within which the proclamation of emergency should be approved by both the houses of the parliament, failing which the emergency will cease to operate। तो कितने टाइम पीरियड के बीच में जो हम इमरजेंसी प्रोविज़न है, इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया गया था या किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा जब तक कि 1 मंथ के अंदर अंदर वो दोनों हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वो पास नहीं हो रहा था बिल, ठीक है। तो ये 1 मंथ के अंदर ही उस बिल को पास भी कराना होता है कि इमरजेंसी लगाए तो चलो ठीक है ना, राज्यसभा लोकसभा इसमें भी वो लोग भी अप्रूव करेंगे इस चीज़ को। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट में अगर ये इमरजेंसी प्रोविजन को अगर पास भी होना है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, वहाँ पे क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। उसमें है क्या कि ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट मेजोरिटी होता है। इसमें नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इतने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और इतना वोटिंग भी करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर विच नेशनल इमरजेंसी कैन रिमेन इन फोर्स। तो हमारे कंट्री में जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कितने टाइम पीरियड तक नेशनल इमरजेंसी लागू रह सकता है? तो ये इनडेफिनिट पीरियड तक लागू रह सकता है, ठीक है। तो अगर क्या हो कि हर 6 मंथ पे जो पार्लियामेंट है ना, वो एक पास कर दे इस बिल को कि नहीं ये कंटिन्यू रहेगा अभी, ठीक है, तब। Which constitutional amendment act replaced the ground of imposing national emergency from internal disturbance to armed rebellion। तो पहले क्या था ना कि 1974 से पहले, ठीक है, तो 1976 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी 5 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगाया? इमरजेंसी लगा दिया, ठीक है। तो ये उसमें लगाने का ग्राउंड क्या था? उसमें ये ग्राउंड था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा इस पर लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, तो फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 74 नहीं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उसमें क्या किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई ग्राउंड नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी को लगाने का, ठीक है। उसको रिप्लेस किससे कर दिया गया? आर्म्ड रेवेलियन से।
तो इस केस में इसको हटा दिया गया, इस ग्राउंड को। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो अगर कोई इस नेशनल इमरजेंसी लगता है, ठीक है, तो क्या क्या मतलब उसके इफेक्ट होंगे, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 353 में। What is the maximum period for which the life of लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। अगर किसी भी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, अगर इंडिया में अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उस केस में क्या होगा कि लोकसभा हो या जो राज्यसभा हो, ठीक है, उस टाइम में उनका जो कार्यकाल का टाइम है वो 1 साल तक बढ़ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट व्हेन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ वॉर और एन एक्सटर्नल एग्रेशन द 6 फंडामेंटल राइट्स इनमरेटेड अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। तो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि अगर किसी भी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो कि दिए गए हैं। 7 था तो पहले, अब तो वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 19 में भी लिखे गए हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 358 में ऐसा लिखा गया है। Under Article 359 of the Indian Constitution, the President can suspend any of the fundamental rights during emergency, except fundamental rights mentioned in which 2 articles of Indian Constitution। तो कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल 359 में लिखा गया है कि कोई भी रीज़न हो, अगर नेशनल इमरजेंसी लगाया जा रहा है, ठीक है, उस केस में भी बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स एबॉलिश हो जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जा सकते हैं, लेकिन 2 आर्टिकल्स के जो हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। Which article of Indian Constitution defines that President can suspend fundamental right during a national emergency। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 359 में लिखा गया है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द स्टेट एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर होम। अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है तो स्टेट की जितने भी पावर्स हैं वो सारी अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाती है, ठीक है। उस केस में जो पूरा कंट्रोल होगा वो किसके पास होगा, सेंटर के पास। उस टाइम में कौन गवर्न करेगी, यूनियन, ठीक है, स्टेट पर भी। Which article of the Indian Constitution states that Parliament can make laws with regard to the state list during a national emergency। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो होती तो वैसे यूनियन लिस्ट के लिए, ठीक है, वो लॉज बनाएगी, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर भी वो लॉ बना सकती है। आर्टिकल 250 में लिखा गया है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी हाउ लॉन्ग द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टाइम। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है किसी भी कंट्री में, है ना, या फिर हमारे कंट्री में कभी लगता है नेशनल इमरजेंसी, तो लोकसभा का जो टेन्योर है वो कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है। तो जब तक, एक तो पहला है कि जब तक इमरजेंसी ख़त्म ना हो जाता, या फिर लगभग कम से कम 1 साल तक के टाइम तक तो बढ़ाया जा सकता है। हाउ मेनी टाइम्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन इन्वोक्ड इन इंडिया सो फार। तो हमारे कंट्री में अब तक कितने नेशनल इमरजेंसी लगे हैं, तो 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स लगे हैं। When was the first time नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर। तो हमारे जो कंट्री में सबसे पहला जो नेशनल इमरजेंसी लगा था वो कब लगा था, ये लगा था अक्टूबर 1962 में। कब, जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर ड्यूरिंग चाइनीज इन्वेजन, ठीक है। When was the second time नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन इंडिया। तो इंडिया में दूसरी बार कब हुआ इमरजेंसी, कब डिक्लेयर किया गया, दिसंबर 1971 में। पाकिस्तान जब इन्वेजन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, ठीक है, जो कि पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक। इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया द 3rd टाइम ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ होम। तो तीसरी बार जो इमरजेंसी लगाया गया था, ये दोनों तो वॉर के बेसिस पे थे, चलो ठीक है, लेकिन इस टाइम जो इमरजेंसी लगा था वो इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगा दिया था। तो ये कब लगा था, ये लगा था जून 1975 में, ठीक है। लगाया किसने था, इंदिरा गांधी ने। व्हाट वेयर बेसिस ऑफ डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी 3rd टाइम इन इंडिया। तो तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया हमारी कंट्री में, उसका बेसिस क्या था, कौन से बेस पे लगाया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे। लेकिन अब इस पे नहीं लगाया सकता, इसके अब जगह क्या होना हो गया यहाँ पे, आर्म्ड रेवेलियन, ठीक है। अगर कोई मतलब आर्मी का coup हो जाता है तो उस केस में हम लगा सकते हैं, बट इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हम नहीं लगा सकते। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप का इमरजेंसी, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी तो पूरे मतलब सेंटर पे लगेगा, ठीक है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी जो होता है वो पर्टिकुलर किसी स्टेट पे लगाया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी हु इज़ एम्पावर्ड बाय पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। अगर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग जाता है तो उस केस में जो रूल्स बनाती है वो कौन बनाती है, तो उस टाइम में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। ये पावर किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को दिया जाता है, ठीक है, कि वो बना सकते हैं रूल उस स्टेट के लिए। अंडर आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन इज एंडाउड विद ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एवरी स्टेट अगेंस्ट विच पॉसिबल थ्रेट। तो ये हमारे आर्टिकल 355 में लिखा गया है
कि कोई भी स्टेट, ठीक है, कोई भी स्टेट हो इंडिया का, उसको प्रोटेक्ट करना है ना पार्लियामेंट का काम है, पूरा यूनियन का काम है, ठीक है। अगर किससे एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, दोनों से। ऑन हुज एडवाइस प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज ऑन स्टेट। तो प्रेसिडेंट रूल ऐसे थोड़ी प्रेसिडेंट आएंगे बस बोल देंगे कि हाँ चलो आज से इस स्टेट में इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लग जाएगा, नहीं। तो वो जब वो इमरजेंसी इम्पोज करते हैं तो वो किसके एडवाइस से वो करते हैं? गवर्नर के एडवाइस है, ठीक है। उससे पूरा विचार करके फिर करते हैं एडवाइस ले करके। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजंस टू डील इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल के थ्रू क्या होता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा है किसी भी स्टेट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? फट से वहाँ लगाएंगे क्या? प्रेसिडेंट रूल। ये किस में लिखा गया? आर्टिकल 356 में, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। What is the time within which the proclamation of state emergency should be approved by the both houses of the parliament, failing which the emergency will cease to operate? तो कौन मतलब ये जो कौन से कितने टाइम पीरियड के बीच में है ना, जो भी अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उसको पार्लियामेंट द्वारा भी अप्रूव कर देना चाहिए। ऐसा तो लगाते प्रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आप इनके मन पे, नहीं, ये 2 मंथ तक तो लगा सकते हैं, लेकिन 2 मंथ के तक में ही क्या होना चाहिए कि पार्लियामेंट का भी मीन्स राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है 2 मंथ्स के अंदर में। If President rule is approved by both the parliaments of both the houses of parliament, President rule can continue till what time period? तो अगर दोनों मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने अगर मान लीजिए कहीं भी इमरजेंसी लगाया किसी स्टेट एक्स में, ठीक है, और वो लगा भी दिया 2 मंथ बाद राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पास भी कर दिया इसको, ठीक है, तो ये कब तक रह सकता है? ये रह सकता है बस 6 मंथ तक। फॉर हाउ लॉन्ग अ प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन इसको एक्सटेंड कब तक किया जा सकता है? तो 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। What are the consequences if emergency is proclaimed under Article 356 of the Indian Constitution? तो अगर किसी भी स्टेट पे है ना आर्टिकल 356 के तहत अगर वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो उस पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पहला ये कि पावर ऑफ लेजिस्लेटिव बिकम सब्जेक्ट अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो अब किसके अंदर आ जाता है? स्टेट का, वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाता है। जो भी लॉज बनाएगी वो कौन बनाया गया? पार्लियामेंट। Which article did Dr. B.R. Ambedkar supported that it will be used at last resort if required? तो कौन से मतलब कौन सा आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बताया था कि ये तभी यूज़ होगा जब पूरा लास्ट पोजीशन होगा, ठीक है, मतलब लास्ट कंडीशन में, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आर्टिकल 356 में लिखा गया है। ये आर्टिकल 356 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में बोला था ये चीज़। Which constitutional amendment act made president satisfaction as a final ground for imposition of president rule and restricts the court from judicial review? तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये बोला गया कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट अपने सहूलियत से अपने सेटिस्फेक्शन से लगा सकते हैं। इसमें कोई भी कोर्ट का कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, और इसमें जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं कोई स्टेट क्लेम कर दे कि ये अपने स्टेट में ऐसे क्यों लगाया, ठीक है, ये पहले जुडिशियल रिव्यू से पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाद में इसको मतलब ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये हुआ था 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, ठीक है, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। मीन्स अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये प्रावधान है कि अगर कोई स्टेट में अगर लग जाता है इमरजेंसी, ऐसा थोड़ी कैसे भी लगा देंगे बस कि हाँ चलो उठ के आज में लगा देते हैं स्टेट इमरजेंसी, नहीं। तो अगर लगाने का वो भी है कि प्रोविज़न है कि सच में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो उसमें लगा सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं कि स्टेट पूछ नहीं सकते कि क्यों लगाया गया है, ठीक है, तो पूछ सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकती है। Who is authorized the power of judicial review to counter emergency declared under Article 356 of the Indian Constitution? मान लीजिए किसी स्टेट एक्ट पे मतलब प्रेसिडेंट ने लगा दिया प्रेसिडेंट रूल, लेकिन एक्ट ने क्वेश्चन को वायलेट ही नहीं किया, इनको पता ही नहीं इनकी गलती क्या है, तो फिर जाएंगे कोर्ट्स में, ठीक है। तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी लगा, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो उन्हें भी लगा कि नहीं ये तो सही बात है, स्टेट सही है, झूठ का लगा दिया गया है। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रेसिडेंट रूल लगा था इसको डिलीट कर दिया जाएगा ना, ये डिक्लेयर कर जाएगा नल एंड वॉइड, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर है कि वो किसी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वॉइड। विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट द यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो कौन से केस में ऐसा बोला गया कि जो भी आर्टिकल 356 में जो स्टेट इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है इसमें स्टेट जुडिशियल रिव्यू होना जरूरी है, ठीक है, ये बोला गया था SR बोमाई केस 1994 में। President rule under Article 356 of the Indian Constitution Article 356 was imposed in which state? तो प्रेसिडेंट रूल जो है ना सबसे पहले बार कौन सा स्टेट में लगा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लगाया गया था पंजाब में, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 356 में। आगे हमारा नेक्स्ट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है।
तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कौन सा आर्टिकल में ये प्रोविज़न है कि यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है, तो ये आर्टिकल 360 में दिया गया है। ऑल दो हमारे कंट्री में आज तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है, लगना भी नहीं चाहिए, तो आर्टिकल 360 में ऐसा लिखा गया है। व्हाट इज द टाइम विद इन विच द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉलोइंग विच द इमरजेंसी विल सीज टू ऑपरेट। तो कौन से मतलब कितने टाइम पीरियड के बीच में राज्यसभा और लोकसभा को, ठीक है, दोनों को ये पास कर देना है कि हाँ ठीक है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रहा है तो ये सही है, ठीक है, ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर इस चीज़ को पास करना है, ठीक। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन हु इज़ empowered टू इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ यूनियन सर्वेंट्स। तो अगर मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, इसका सिंपल मतलब ये होगा कि देश में पैसे की कमी पड़ गई है, ठीक है। अगर पैसे की कमी है तो उस केस में क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनकी सैलरी में डिडक्शन होंगे, ठीक है, डिडक्शन होंगे, पैसा कम मिलेगा उनको, तो इस और उनके अलाउंसेस कम होंगे, तो ये कम कर कौन सकता है, ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट बस, ठीक है। Which bill can be passed and can be forced to accept by the president during the financial emergency। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में कौन से बिल को मतलब ये मतलब पास करना जरूरी होता है ना, प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं इसको पास करो, ये फाइनेंस बिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 आर्टिकल के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, बहुत ही नैरो डिफरेंस दोनों में देखते हैं। तो हमारा पहला है कि इसमें ये डिफरेंस है, आर्टिकल 358 इज़ कन्फाइंड टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ओनली। आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 19 में लिखा गया बस वही। फिर है आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 359 एक्सटेंड्स टू ऑल दोज फंडामेंटल राइट्स हुज इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। लेकिन आर्टिकल 359 में बोला गया कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको सस्पेंड किया सकता है बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। फिर आर्टिकल 358 में ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एज सुन एज द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो भी मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, उसके अंदर क्लॉज 1, 1, 2 ऐसे करके लिया गया है, तो उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर हुआ तो वैसे वैसे वो अपने आप ही सस्पेंड हो गए, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 359 में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट का मन है कि वो सस्पेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और वो सिलेक्टिवली भी मतलब इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 358 ऑपरेट्स ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, और ये कब ऑपरेट करता है, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होता है। लेकिन आर्टिकल 359 में क्या होता है कि ऑपरेट्स इन केस बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल में भी काम करेगा और इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी में भी ये काम आएगा। आर्टिकल 358 सस्पेंड्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। और आर्टिकल 358 में क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड होंगे, ठीक है, वो तब तक सस्पेंड रहेंगे जब तक कि इमरजेंसी का ड्यूरेशन रहता है। लेकिन आर्टिकल 359 में क्या कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे उतने टाइम पीरियड तक जितने टाइम पीरियड तक प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है। आर्टिकल 358 एक्सटेंड्स टू इन द इंटायर कंट्री, और ये आर्टिकल 358 में क्या हम लोग जानते हैं इसके अंदर क्या लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो ये पूरे कंट्री में लगता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 359 जो होता है वो क्या होता है कि एक पूरा कंट्री में भी लग सकता है, लेकिन किसी स्टेट या किसी एक कंट्री के पार्ट में भी लग सकता है। आर्टिकल 359 सस्पेंड्स आर्टिकल 19 कम्प्लीटली, और आर्टिकल जो 358 है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आर्टिकल 19 के जितने भी प्रोविजंस हैं वो अपने आप ही सारे सस्पेंड हो जाएंगे जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। लेकिन आर्टिकल 59 में जो कि ना हम 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 20 आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ जो है। फिर आर्टिकल 358 इनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी लॉज टू मेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। तो इसमें लिखा गया कि स्टेट जो है ना, ठीक है, वो कोई भी एग्जीक्यूटिव लॉ बना सकती है अगर फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, जो कि आर्टिकल 19 में दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि स्टेट इनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी लॉ और टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकंसिस्टेंट विद दोज फंडामेंटल राइट दोज इन्फॉर्मेंट इज सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 359 के अंदर कि जो सस्पेंड किया गया जिस आर्टिकल को, ठीक है, उसको छोड़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं उस पर स्टेट लॉ बना सकते हैं, उस पर एग्जीक्यूटिव बॉडी काम कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 359 में दिया गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।